हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और जैसा कि आपने अभी देखा QCS के अंदर इस लेक्चर में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी से जो कि रिलेट करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यूनिट से ही। मतलब ये जो थ्योरी है, जिस थ्योरी के बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा इस लेक्चर के अंदर, वो थ्योरी वर्नर्स थ्योरी के नाम से जानी जाती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्नर्स ने जो बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर उसको एक्सप्लेन किया है। मतलब बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्सेस, किस तरह की बॉन्डिंग होगी, कितने तरह की बॉन्डिंग होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, उसके ऊपर वर्नर ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, कुछ पॉइंट्स दिए, जिन पॉइंट्स को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं? वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी, जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये जो थ्योरी है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ये थ्योरी, जैसा कि इसका नाम है वर्नर्स थ्योरी, तो ये वर्नर साइंटिस्ट ने दी थी। वर्नर साइंटिस्ट ने इस थ्योरी के बारे में बताया था, जिस थ्योरी के अंदर वर्नर्स हमें बताता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नेचर ऑफ बॉन्डिंग किस तरह की होगी, उस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है ये वर्नर थ्योरी। तो हम टॉपिक का नाम मैं आपको बता दूं, टॉपिक है यहां पर पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपको एक कंपाउंड इंट्रोड्यूस करा रहा हूं यहां पर पहले, फिर मैं एक एक करके पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूं। मेरे पास एक कंपाउंड है और मैंने कंपाउंड लिया CONH3 का होल 6 Cl3। राइट स्टूडेंट्स, आपको ये एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है जिसे हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? क्योंकि इसके अंदर एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम है। सेंट्रल मेटल एटम से डायरेक्टली लिंक्ड जो कर रहे हैं वो कौन है? लिगेंड्स, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहे हैं। और बाद में काउंटर आयंस हैं। कौन से काउंटर आयंस हैं? नेगेटिव काउंटर आयंस हैं। मतलब ये थ्योरी सबसे पहले आपको ये एक्सप्लेन करती है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू वर्नर्स पोस्टुलेट्स, पहला पॉइंट आप देखिए, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये जो मेटल है, मेटल एटम एग्जिबिट टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज। ये मेटल दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। मैं यहां एग्जांपल में आपको इंट्रोड्यूस करूंगा कि प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है। इसी के साथ मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। मैंने लिखा CrCl3। अब आप देखिए इन दोनों फॉर्मूलों में क्या डिफरेंस है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है क्योंकि यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन स्फीयर नजर आ रहा है। ये नॉर्मल एक सॉल्ट है, राइट? क्रोमियम क्लोराइड है ये। यहां पर कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर नहीं है। अगर मैं इन दोनों को ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो ये अपने आयंस में कंप्लीटली टूट जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो Cl हैं, जो नेगेटिवली चार्ज है, वो यहां से रिलीज हो जाएंगे। बट अगर मैं इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो ये 3 Cl ही यहां से निकलेंगे। ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स बॉन्ड बना रखे हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व नहीं होगा या ये अपने आयंस में नहीं टूटेगा। ये भी एक कंसेप्ट है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आने वाला हूं। बट अभी फिलहाल मैं आपके लिए बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल एटम होता है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ये मैंने दो एग्जांपल इसीलिए भी लिखे आपको क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है। यहां पर जो ये Cl3 कनेक्ट है, ये इजीली क्या हो सकते हैं? आयनाइज हो सकते हैं, निकल सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। इसीलिए प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल होती है।
बट जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना वो नॉन आयनाइजेबल। नॉन आयनाइजेबल मतलब आपको मैं बता दूं, ये सेकेंडरी वैलेंसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लिगेंड्स। ये इजीली डिसॉल्व होंगे ही नहीं, ये कंप्लीटली अपने आयंस में नहीं टूटेंगे, इसलिए सेकेंडरी वैलेंसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन आयनाइजेबल बोलते हैं। इज इट क्लियर? पहला पोस्टुलेट्स आपको क्या बताता है, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का पहला पोस्टुलेट आपको बता रहा है कि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल एटम दो तरह की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइजेबल होती है और एक सेकेंडरी वैलेंसी जो नॉन आयनाइजेबल होती है। इज इट क्लियर? दूसरी बात, इसी पॉइंट के अंदर जो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल्स होती है ना, वही उस सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को भी बताती है। देखिए यहां पर Cl3 जुड़े हुए हैं क्रोमियम से, इसका मतलब है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +3 है। यहां भी Cl3 जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3। और ये जो है ये क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है। तो जितनी भी प्राइमरी वैलेंसी होगी किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की, वो उसी मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को भी इंडिकेट करेगी। इज इट क्लियर? या आप ये कह सकते हैं कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम की जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। इज इट क्लियर? अब आते हैं सेकेंडरी वैलेंसी पर। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल तो होती ही है, साथ ही सेकेंडरी वैलेंसी सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को भी इंडिकेट करती है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो आप क्या बोलेंगे, यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी है एमाइन की फॉर्म में। सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होंगी, जो डायरेक्टली बॉन्डेड होंगी सेंट्रल मेटल एटम से थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इज इट क्लियर? ये भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे बट ये इजीली आयनाइजेबल होंगे और ये आयनाइजेबल नहीं होंगे। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है और जितने भी लिगेंड्स होते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, चाहे वो अलग अलग तरह के हों या वो एक ही जैसे हों, वो सब के सब उस सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को भी बताते हैं। मतलब यहां पर कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, क्योंकि यहां पर सेकेंडरी वैलेंसी भी कितनी है इसकी, 6 है, क्योंकि यहां पर 6NH3 अमाइन लिगेंड्स प्रेजेंट है जो बॉन्ड बना रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ। राइट स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट पॉइंट वर्नर थ्योरी का, वर्नर्स पोस्टुलेट्स का फर्स्ट पॉइंट आपको बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल एटम होता है वो दो तरह की वैलेंसी शो करता है, एक प्राइमरी वैलेंसी जो कि आयनाइजेबल भी होती है और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करती है, और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो नॉन आयनाइजेबल होती है और कोऑर्डिनेशन नंबर को भी शो करती है। किसके, ये सब कुछ किसके बारे में हो रहा है, इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सेंट्रल मेटल एटम के बारे में हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। वर्नर्स पोस्टुलेट्स का जो सेकंड पॉइंट है वो आपको साफ साफ ये क्लियर कर रहा है सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में कि एवरी मेटल एटम, हर मेटल एटम हैज ए फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी। हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितना भी जो भी सेंट्रल मेटल एटम होगा, हर सेंट्रल मेटल एटम की फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज होंगी। मतलब आप साफ साफ कह सकते हैं कि एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज ए फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना है, 6 है। यही कोऑर्डिनेशन नंबर आगे चल के इस कंपाउंड की ज्योमेट्री भी बताएगा, वो मैं अभी आपको एक टेबल एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लेने दीजिए, समझ लीजिए इनको अच्छे से। दूसरा, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं
वो सेटिस्फाइड होती हैं किसके थ्रू? नेगेटिव आयंस के थ्रू। देखिए मैं आपको एग्जांपल दिया है, ये एग्जांपल है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया Cl3b प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, ये Cl3b प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, और Cl पर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब भी आप प्राइमरी वैलेंसी पर चार्ज की बात करेंगे या प्राइमरी वैलेंसी की जगह किसी चीज को लगाने की बात करेंगे, तो वो आप हमेशा ध्यान रखिएगा वहां पर नेगेटिव आयंस ही होंगे हमेशा। इज इट क्लियर? बट जब भी बात होगी ना, वेयर एज सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड आइदर बाय द नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देखिए इस कंपाउंड के अंदर सेकेंडरी वैलेंसी न्यूट्रल लिगेंड्स के थ्रू सेटिस्फाइड हो रही है। यहां पर आप कौन से एक, इस कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए CONH3 का होल 5 Cl2, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां भी अगर आप देखेंगे तो अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ डायरेक्ट कितने लिगेंड ज्वाइंट हो गए? 6। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी उतना ही है, बट अगर आप अंदर देखेंगे तो 5 अमाइने और एक क्लोराइडो है, और क्लोराइडो पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी की जगह नेगेटिव आयंस भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, बट जो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी वो हमेशा नेगेटिव आयंस के थ्रू ही सेटिस्फाइड होगी। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थर्ड पॉइंट ऑफ वर्नर्स पोस्टुलेट्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। राइट स्टूडेंट्स, अब आते हैं फटाफट से फोर्थ पॉइंट पर। ये फोर्थ पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसी यूनिट के अंदर मैं ये वर्नर थ्योरी आपको क्यों करा रहा हूं? इस वर्नर थ्योरी को कराने का सीधा सा मतलब है कि इस वर्नर थ्योरी में जो 4 पॉइंट्स मैं आज आपको करा रहा हूं, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो पूरे चैप्टर के अंदर आपको याद रखने हैं। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर वर्नर थ्योरी ही नहीं है, इसमें वीवीटी भी है, वेस्पर थ्योरी भी है, बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं जिनके थ्रू हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करेंगे। इसीलिए ये वर्नर थ्योरी के जो 4 पोस्टुलेट्स मैं आज आपको बता रहा हूं, इन चारों पोस्टुलेट्स को याद रखना बहुत जरूरी है अगर आपको ये चैप्टर बहुत इजीली करना है। और याद क्या रखना है? बहुत इजी तरीका है। जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है। दैट्स इट। एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वही ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो करती है, किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो कि नॉन आयनाइजेबल होती है, वही कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाइड करती है, किसके? सेंट्रल मेटल एटम के। सब कुछ किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है आपको? सेकंड पॉइंट आपको यह बता रहा था कि हर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसकी सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं? फिक्स होती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हर सेंट्रल मेटल एटम का क्या होता है? फिक्स होता है। थर्ड पॉइंट आपको यह बता रहा है कि जब भी आप प्राइमरी वैलेंसी की जगह कोई भी आयन लगाएं तो वो हमेशा वहां पर आपको नेगेटिव आयन ही लगाना है और कोई आयन नहीं लगा सकते। और सेकेंडरी वैलेंसी की जगह आप क्या लगा सकते हैं? नेगेटिव आयंस भी लगा सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको 2 एग्जांपल्स में दिखा रखा है। यहां पहले वाले में न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और दूसरे वाले के अंदर न्यूट्रल भी हैं और नेगेटिव लिगेंड्स भी हैं। इज इट क्लियर? मींस सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय बोथ नेगेटिव आयंस एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। और फोर्थ पॉइंट आपको क्या कह रहा है? फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन इन द स्पेस। उन सेकेंडरी वैलेंसीज की स्पेस के अंदर जो स्ट्रक्चर है उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वहां पर फिक्स पोजीशन होती है। मतलब
दिस लीड्स टू डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंडरी वैलेंसीज की वजह से ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो ज्योमेट्री होती है वो भी फिक्स शेप की ही होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, मैं अभी आपको एक टेबल से इंट्रोड्यूस कराऊंगा, उस टेबल से इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये 4th पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस ही करा देता हूं। देखिए जरा, यहां पर देखिए, मैं बात कर रहा हूं आपसे सेकेंडरी वैलेंसी की, और मैंने अभी बताया कि सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। और जो मैं ये टेबल आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं, इस टेबल में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। टेबल के अंदर सबसे पहले होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बिहाफ से ही आप देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन से आपको पता लग जाएगा उसकी क्या ज्योमेट्री, कि उस कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये कह रहा है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो हमेशा स्पेस के अंदर फिक्स पोजीशन होती है उनकी, और उस फिक्स पोजीशन की वजह से ही हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होती है, डेफिनेट बनती है। जैसे अगर कोई सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, सेकेंडरी वैलेंसी 4 होने का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3 हो सकता है। तो उसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, ये फिक्स है। अगर किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर को कौन सी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है, सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करती है ना। मतलब सीधा सा वही है कि सेंट्रल मेटल एटम की सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 4, या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है और उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है, तो उसका जो ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, बट हाइब्रिडाइजेशन में ट्विस्ट होने की वजह से ज्योमेट्री भी क्या हो गई, ट्विस्टेड हो गई। बट आप एक चीज ध्यान रखिए, ये जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनका फिक्स होना आपको इस कंपाउंड की ज्योमेट्री के बारे में बताता है। इज इट क्लियर। अगर किसी कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, तो उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का या किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, sp3d2 हो सकता है। अगर sp3d2 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। या इसी में हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 भी हो सकता है, तब भी उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी। बट दोनों में डिफरेंस है। अगर sp3d2 है तो वो बनाएगा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और d2sp3 है तो वो बनाएगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये मैं आगे वाले लेक्चर्स में, आने वाले टाइम में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ outer orbital complex and inner orbital complex. This is the most important question related to your CBSE exam, CBSE board exam. Is it clear? CBSE के बोर्ड एग्जाम में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। उसके लिए आपको कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या बताएगा, उसकी ज्योमेट्री बताएगा। और ये जो टेबल आई है वो कहां से इंट्रोड्यूस हुई है, वर्नर्स पोस्टुलेट्स के 4th पॉइंट से इंट्रोड्यूस हुई है। क्योंकि 4th पॉइंट वर्नर पोस्टुलेट्स का क्या कहता है
कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन इन द स्पेस, उनकी पोजीशन स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उसमें क्या होती है, फिक्स होती है। इसी वजह से दिस लीड्स टू द डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। राइट स्टूडेंट्स, तो मैं आपको आज इस लेक्चर के अंदर इंट्रोड्यूस कराया वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी से, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्यों आई। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द कॉम्प्लेक्सेस, और इसकी कुछ आउटलाइंस हैं जिसमें मैंने 4 पोस्टुलेट्स आपको इंट्रोड्यूस कराए, जिनमें पहला पोस्टुलेट्स आपको कहता है कि हर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो मेटल एटम होता है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी विच इज आयनाइजेबल एंड शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, secondary valency which is non-ionizable and show the coordination number of the central metal atom. Second point, every metal atom has a fixed number of secondary valency. coordination compound में हर central metal atom का फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि हर सेंट्रल मेटल एटम के फिक्स नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। थर्ड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी जब भी सेटिस्फाइड होंगी तो प्राइमरी वैलेंसीज की जगह हमेशा नेगेटिव आयंस ही होंगे, जबकि सेकेंडरी वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड आइदर बाय नेगेटिव आयंस और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में जो काउंटर आयंस होते हैं वहां जितने भी काउंटर आयंस होंगे ऑल आर प्राइमरी वैलेंसीज, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स होंगे वो सब के सब क्या कहलाएंगे, आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कहलाएंगे, क्योंकि जो काउंटर आयन होते हैं वो इजीली आयनाइज हो जाते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। बट जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं किसके थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू विद सेंट्रल मेटल एटम, वो कभी भी आयनाइज नहीं होते, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको बताता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द फिक्स पोजीशन इन द स्पेस, हमेशा उनकी पोजीशन स्पेस के अंदर क्या होती है, फिक्स होती है। इसी पोजीशन के फिक्स होने की वजह से दिस लीड्स to definite geometry of the coordination compound. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सेकेंडरी वैलेंसीज की फिक्स पोजीशन होने की वजह से डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, और वो डेफिनेट ज्योमेट्री मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस कराई। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो वो 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अगर वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो वहां ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल शो होगी, वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो वहां पर ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर शो होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d एंड द ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस कंपाउंड। वन इज sp3d2 which is known as outer orbital complex with the geometry of octahedral, and another is d2sp3 known as inner orbital complex, have the geometry octahedral also. Alright students, तो ये था QCS के अंदर postulates of वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, जो आपको सिर्फ और सिर्फ QCS ने इंट्रोड्यूस कराया। कब, जबकि आप लॉकडाउन के अंदर सेफ अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं। स्कूल्स क्लोज होने के बावजूद QCS आपकी स्टडी को कंटिन्यू लेकर के चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप आपके हर पॉइंट को क्लियर करके। और ये जो पोस्टुलेट्स मैंने आज आपको वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बताए, ये पोस्टुलेट्स पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड जो यूनिट है उसके अंदर आप हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी भी होगी, प्राइमरी वैलेंसी भी होगी, स्ट्रक्चर भी होगा, ज्योमेट्री भी होगी, हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की। अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, क्यूसीएस आपके हर डाउट को इजीली क्लियर करेगा और आपके लिए आने वाले टाइम में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आएगा जो इम्पोर्टेंट हैं आपके नीट, जेईई मेंस, एडवांस एंड सीबीएसई एग्जाम्स के लिए भी। गुड लक। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें स्टूडेंट्स।